नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज की इस एपिसोड में आज जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे जो किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में यूजुअली प्रीलिम्स में आस्क होते हैं और उनका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होगा और हमें अगले साल के लिए किस तरह से अपने प्रिपरेशन को न्यू डायरेक्शन में लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं क्वेश्चंस का यदि बेसिक ऑब्जर्वेशन करूं तो मैं ये फाइंड करता हूं जो क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन easy थे, some are very difficult and some are moderate. So basically I will say that direction is from moderate to difficult. तो फ्रेंड्स, हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन वन क्वेश्चंस को लेके जो क्या पूछे गए थे और उसका पॉसिबल आंसर्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो था जो रिलेटेड टू ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो जैसा कि एज यू नो फ्रेंड्स, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आर बेसिकली सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड्स, बट म्यूचुअल फंड्स का क्या था, म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली फॉर द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स ये जो फोर ऑप्शंस है, यहाँ देखिए ऑल्टरनेट मतलब जो ट्रेडिशनल वे से हटके जो कोई पूल ऑफ फंड है, दोज आर कम्स अंडर द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, बॉन्ड्स आर रेगुलर इन्वेस्टमेंट फॉर्म एंड सिमिलरली स्टॉक्स बोथ आर द ट्रेडिशनल फॉर्म। और ये हेज फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, हाई रिस्क फंड है। और ये एम इज देयर प्राइमरी एम इज टू गेट एज मच एज फंड पॉसिबल। तो ऐसे में क्या है, रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है। जैसे आज एज यू नो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, या आप कह सकते हो जो स्टार्टअप में वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा होता है, या आपने अंडर सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और ये जो हेज फंड मैनेजर्स यूज करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजी का, तो ये सब किस चीज के अंदर में आएगा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें क्या है, रिटर्न भी ज्यादा है और साथ में रिस्क भी ज्यादा है। तो दीज फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी अंडर द सेबी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये दो फंड है वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के फंड है, क्या, हेज फंड एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो द राइट आंसर विल बी बी। ओनली टू आउट ऑफ द फोर आर द एग्जांपल्स ऑफ द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसको म्यूचुअल फंड से फ्रेंड्स कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली for the you can say like a safe return, but here the primary purpose is high risk and high return. So right answer for this question will be that the only two options are correct. Now friends, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ द इनकम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड इसमें देखिए ये जो फाइव ऑप्शंस है, इसमें तो आप ये देख सकते हैं जो पेंशन फंड मैनेजमेंट है, ये वर्क किसका है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट पीएफआरडीए का काम। तो ये तो काम आरबीआई का होगा नहीं, तो बेसिकली द थर्ड ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। तो वन एंड टू तो दोनों में है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये तो दोनों फंक्शंस हैं ही और सोर्स ऑफ इनकम है। एंड द लास्ट वन इज द प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द करेंसी नोट। फ्रेंड यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन हो सकता है, जहां हम लोग सिनेगॉग पढ़ते हैं, लेट सपोज आरबीआई ने 5,000 रुपीज की करेंसी प्रिंट की, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्सपेंडिचर इन द प्रिंटिंग ऑफ दैट करेंसी। सो लेट सपोज 800 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है किसको, आरबीआई का, बट इन द फ्यूचर दोज मनी आर द लाइबिलिटी फॉर द आरबीआई। सो वी कांट से दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। और ऐसे आप इफ यू गो टू द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आरबीआई का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, देयर यू विल फाइंड दैट प्रिंटिंग and the distribution, printing of the currency are the part of assets part. This is true, asset का part है और liability का भी part है, but if you talk about as a source of income, then printing and distributing the currency note is not the source of income. और यदि उनका आप financial statement भी देखो तो there they have discussed that printing and distributing currency are the part of expenditure and not the part of income. So friend, this option, fifth option is not also correct. So the right answer for this question will be A, that only the 1 and 2 is the right answer. हो सकता है there may be the confusion related to printing and distribution करेंसी नोट्स। तो फ्रेंड्स इसमें यदि आप प्रिंटिंग में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द ओनली द एक्सपेंसेस आर देयर, आप यदि ऐसे भी सोचो द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल देयर, so this is the not the source of income, it is the function of the RBI. Along with that, printing of the currency is the part of assets as well as liability, but it is not, you can say, source of the income.
whether it is a part of expenditure of the RBI, true, it is a part of RBI expenditure, but it is not the source of income. तो यदि इसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन हो तो RBI का जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, you can find out there. On that basis they are giving the dividend to the government of India. तो वहां से आप देख सकते हो. तो fifth will not the right answer. So the right answer for this question will be 1 and 2. Now friends, हम लोग will move to the next question. तो next question is that this question is little bit tricky, that in India, income from the allied agriculture activity like poultry in rural area is exempted from any tax. तो friends ऐसे भी आप देखो, जहां पे भी any, all ऐसे कुछ हो तो there are some always you can say like a doubt. और लेकिन यदि आप देखें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो ये बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर इनकम जो है, इन दैट एग्रीकल्चर इनकम, यदि आप फार्मिंग करते हो, हार्वेस्टिंग करते हो क्रॉप्स का, सो दोज आर द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम. बट ये जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेयरिंग, ये सबको आरबीआई सॉरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसको क्या क्या है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. और जब ये एग्रीकल्चर इनकम के पार्ट नहीं है तो ऑब्वियसली दीज आर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के इस पे एप्लीकेबल होगा. और दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, सो दीज आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये हो गया फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एसेट्स अंडर द प्रोविजन एक्ट 1961. तो ये स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, सही है. ये क्या है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हम लोग यदि डिस्कस करें तो कैपिटल गेन टैक्स क्या है, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे एप्लीकेबल नहीं होता. तो बेसिकली क्या है, ये इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कैपिटल एसेट, तो इसलिए इस पे कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, जो इसका राइट आंसर विल बी डी, दैट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो फ्रेंड्स ऐसे ही वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर नॉट गोइंग इन सो मच डिटेल्ड डिस्कशन, as we know everyone is very interested to know the only the right answer at present, and as you know you have just now completed your exam, so I am just moving fast forward, but I am giving the some basics reality why this is like that. तो statement 2 में क्या है, capital gain tax is not applicable for the selling of the rural agriculture land. तो उससे भी आप इस आइडिया इसको ले सकते हो. तो ये नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एज रिगार्ड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी जनरली, ये क्वेश्चन है. तो देखिए ये यदि इस क्वेश्चन को देखें तो ये कैपिटल मार्केट का है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपका है किसके बारे में, एसेट्स क्या, इक्विटी क्या होता है, उसके बाद आपका इक्विटी क्या होता है और डेट क्या होता है. जो बेसिकली डेट और इक्विटी का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसी को लेके है. या आप यदि देखें तो इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है, आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसमें भी यदि आप देखें तो क्या है, यदि वाटरफॉल मॉडल की बात जहां होती है, और मतलब यदि डिसॉल्वेशन के बाद यदि लिक्विडेशन हो तो फंड सबसे पहले किसको मिलेगा, जैसे वाटरफॉल मॉडल की बात करें जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसमें भी क्या है, जो सबसे पहले जो जिसको मिलेगा वो क्या है, बॉन्ड होल्डर्स. जिन्होंने पेमेंट किया दे विल गेट द फर्स्ट मनी बिकॉज दे आर द क्रेडिटर टू दैट वन. तो यही फ्रेंड्स डिफरेंस था जो इक्विटी और डेट का. जो डेट में क्या होता है, यू आर द क्रेडिटर, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा. बट द इक्विटी में क्या है, यू हैव द ओनरशिप. तो यदि इफ देयर विल बी द लिक्विडेशन तो आप यू विल कम एट द लास्ट. तो ऐसे में क्या है, as regards the investment in a general bond holder consider relatively at the low risk and the stakeholder. ये तो सही है क्योंकि इनका रिस्क बहुत है, क्योंकि इवन इफ देयर विल बी लिक्विडेशन तो सबसे पहले इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, प्रेफरेंशियल शेयर, जिनमें क्या है बॉन्ड होल्डर के बाद लेकिन क्या है जो शेयर होल्डर्स है उससे पहले उन्हें लिक्विडेशन का टाइम मिलेगा. बॉन्ड होल्डर लेंडर टू कंपनी वेयर द स्टॉक होल्डर आर द ओनर्स. For a repayment of purposes, bondholder prioritize over the stockholder by a company. तो ये भी क्या है, repayment, all the three statement are करेक्ट. मैंने बॉन्ड होल्डर आर बेसिकली द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को क्या हो मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है. तो आप ये आपने यदि आप गौर से देखें तो इक्विटी और डेट का यही कॉन्सेप्ट है. डेट इक्विटी का क्या होता है, आपका परपेचुअल होता है. यू कैन टिल नाउ यू डोंट सेल आउट योर इक्विटी, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट वन. बट बॉन्ड के साथ क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड है. बट वन बेनिफिट विद द बॉन्ड इज दैट आपको क्या मिलेगा, आपको यू विल गेट द लाइक द फर्स्ट प्रेफरेंस इफ देयर विल एनी लिक्विडेशन. और आपका क्या है, वो सिक्योर रिटर्न है. मतलब आपका क्या कर सकते हैं उस पर, आपका लाइफ आपका क्या है जो रिस्क फैक्टर है वो लेस है एज कंपेयर टू जो क्या है आपका इक्विटी. तो इसीलिए क्या ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड जो बोथ
2 and the 3 are correct and both explain the statement 1. जो पहले के क्या इस about the bond holder का relatively at low risk than the stock holders है, इनको low risk क्यों माना जाता है? Because they will get the first preference if there will the liquidations of the company. और ये क्या है? assured return है. In the शेयर में है क्या? शेयर और व्हेन यू हैव इक्विटी होल्डर, वो दे आर नॉट द एश्योर्ड रिटर्न, बिकॉज इफ सम ईयर देयर इज ए लॉस इन द कंपनी, मे बी दैट ईयर कंपनी विल नॉट पब्लिश द डिविडेंड. लेकिन आपको क्या है, बॉन्ड होल्डर्स जो है उनको तो फिक्स रिटर्न मिलना ही मिलना. सो दैट इज द दिस मींस दैट कंपनी जो है उनमें जो बॉन्ड होल्डर्स आर एट द लोअर रिस्क. तो ये स्टेटमेंट और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हेल्प इन द explaining the reason of that one. So the right answer for this one will be A. Friends, now we will go to the next question. Next question है, जो India accounts for a large equity options इंडिया स्टॉक मार्केट. देखिए अभी इस तरह के क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें आपको कई जगह लग सकता है जो ये क्या है, कहाँ पे है. यूजुअली ये सब चीजें आपको न्यूज़पेपर में मिल सकता है. तो इसमें जो देखिए, एवरी क्वेश्चन यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग नो दैट यू नो एवरी स्टेटमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन. तो इसीलिए क्या होता है, विदाउट गोइंग थ्रू द होल क्वेश्चन यू शुड नॉट लीव द क्वेश्चन दैट. तो इसमें क्या है, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी अंडर द वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर एंड द और द अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. तो देखिए अभी कुछ दिन पहले सेबी ने क्या किया था, फिनफ्लुएंसर जो फाइनेंशियल यूट्यूबर्स है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस है या इंफॉर्मेशन यूट्यूबर सब्सक्राइबर को देते थे, तो उनको क्या कहते थे, फिनफ्लुएंसर. तो उन पे काफी ज्यादा अभी कुछ दिन पहले का ही न्यूज है, कई सारे जो फिनफ्लुएंसर थे जो कैपिटल मार्केट से, उन पे सेबी ने काफी ज्यादा पेनाल्टी लगाई थी. तो बेसिकली ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी तो है ही. तो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. So obviously the third will, when the third will be not correct, so all the three will be eliminated. So your right answer will be A. तो ऐसे भी होता है, it's not always necessary that you know everything about the question. UPSC are expecting you that at least out of the 4 information you should know this point. ये आपको at least ऊपर वाले आपको 2 नहीं भी पता होंगे, it's okay, लेकिन आपको क्या है, ये पता होना चाहिए. क्योंकि अभी न्यूज में था जो कुछ दिन पहले फिनफ्लुएंसर्स पे काफी ज्यादा क्या हुआ था, उन पे पेनाल्टी लगाया था. तो ये वैसे भी आप सोचिए, तो दिस एग्जाम इज फॉर द जर्नलिस्ट एग्जाम. तो आपको जो मसाला न्यूज है वो ये कह सकते हो दैट ये कुछ दिन पहले इस तरह के देयर वाज द पेनाल्टी बाय द सेबी टू द फिनफ्लुएंसर. तो ये मसाला, इस तरह के आपको बेसिक नॉलेज हो तो उसके बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं. वैसे इट्स ट्रू दैट इक्विटी ये जो डेरिवेटिव मार्केट है, इंडिया हैज परफॉर्म रियली वेल और समटाइम्स इट हैज ओवरटेकिंग द हांगकांग आल्सो. सो इस बेसिस पे भी आप, ये न्यूज में भी था. तो ऑब्वियसली 1 and 2 इज द राइट आंसर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ फ्रेंड्स, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी. ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है. और ये जब आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से लेके ग्रीन जीडीपी की जब हम बात करते हैं, देयर वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी. तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, रिसाइकल, रीयूज, ये इस सब के बारे में, ट्रिपल आर के बारे में बात करता है. जो हमेशा क्या हो, जो इनपुट है उसको, जो आउटपुट है उसको क्या किया जाए, रीयूज किया जाए. सो दिस आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी. तो ऑब्वियसली सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. यस, क्योंकि आउटपुट जो है उसी को फिर से क्या करना है, रीयूज करना है, ताकि जो आपका कॉस्ट है, इनपुट है, उसको रिड्यूस किया जाए. रिसाइकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है. सर्कुलर इकोनॉमी यूज ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, ये भी सही है. रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये भी सही है. तो बोथ टू आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ग्रीन हाउस गैस को इमिशंस को क्यों किया जाएगा, क्योंकि इनपुट को रिड्यूस किया जाता है और वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है. ऑल दीज स्टेप्स विल बी हेल्पफुल फॉर दी हेल्पिंग द इमिशंस ऑफ द रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस. और जब हम ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी. सो फॉर दिस क्वेश्चन फ्रेंड, राइट आंसर विल बी ए. नाउ ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अब इसको क्या किया जा सकता है, ये आपका इजी पार्ट में आएगा, इजी टाइप क्वेश्चंस. व्हाई, देखिए ये सब बेसिक जो आपका बजट का जो आप चार्ट देखिएगा, तो उसमें क्या है, ये जो बोरोइंग्स एंड दिस इन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट, ये तो सही है. इंटरेस्ट रिसिप्ट आर द लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट. तो ये लायबिलिटी नहीं है, इट्स बेसिकली ए एसेट फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि ये उसे आपने, गवर्नमेंट ने जो लोन दिया उससे दे आर गेटिंग द इंटरेस्ट. ये तो थर्ड इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट. तो ऐसा कौन सा है जहां पे सेकंड करेक्ट हो और थर्ड इनकरेक्ट हो, तो सेकंड वाला, थर्ड तो इनकरेक्ट हो गया, तो यहां पे आ रहा है ए. कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी और द कॉज ऑफ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द. तो ये पहला स्टेटमेंट भी फ्रेंड कैसे, तो ये क्या है, इजी में. अब ऐसे क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट सॉल्विंग द एग्जामिनेशन हॉल, तब प्रॉब्लम है. इफ द
इनकम टैक्स जो एग्रीकल्चर लैंड पे है वो इफ यू डोंट नो दैट्स ओके, लेकिन ये सब चीजें जो है आप यदि चार्ट जो है वो बजट का वो तो आप सबने अच्छे से किया ही होगा, तो देयर वी बेसिकली डिस्कस जो ये कैपिटल रिसिप्ट है क्रिएट्स ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट में क्या आ जाता है फ्रेंड्स? बोरोइंग, और बोरोइंग इज बेसिकली मतलब कैपिटल रिसिप्ट में दोनों हो सकता है, डेट और नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो डेट जो है बेसिकली आप फ्रेंड्स देखिए जो कैपिटल रिसीट है वो क्या है? बोरोइंग, और बोरोइंग इज बेसिकली फ्रेंड्स इज ए लाइक ए लाइबिलिटी, इज ए लाइक ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो ये हो गया। और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स, हाँ कॉज ए रिडक्शन भी कैसे हो सकता है? जब वो क्या करेगा? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जब करता है तो ये क्या करता है? ऑब्वियसली रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। नाउ फ्रेंड्स विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे देखिए यही क्वेश्चन है। अब इतने सारे इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको नहीं हो पता जो इसका मेंबर बना या नहीं बना, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री एंड ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इज हैड बीन आइडेंटिफाइड। मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स ऑलरेडी सारे के सारे रिसोर्स रिच कंट्री है, ऑल द ये क्या है? आइडेंटिफाइड। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया हैज ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन द मेनी रिसोर्सेज टू द अदर कंट्री। तो अब ऐसा आइडेंटिफाइड है तो मतलब ऑल द 30 ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। दे हैव बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द चाइना फॉर मेनी। तो सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही आपके क्या हो गए? इनकरेक्ट। और सेकंड स्टेटमेंट के इनकरेक्ट होने से क्या बना? जो देखिए सेकंड सब में है तो ए बी डी सारे एलिमिनेट हो गए, आपका बेसिक क्या हो गया? सी। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है इन एग्जामिनेशन, इट इज नॉट नेसेसरी यू शुड नो एवरीथिंग, लेकिन क्या होना चाहिए आपका ये है रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो आप क्वेश्चंस है उसको बस देख के मत छोड़िए। आप क्या है सारे ऑप्शंस को देखिए और उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज रहते हैं थ्रू विच यू कैन इजिली गेट थ्रू दैट क्वेश्चन। बिकॉज ये आपसे ये हो सकता है ये ना पता हो, ये भी नहीं पता हो, लेकिन ये क्या generalist point of view है that all the critical minerals it's not possible that all will be within the India, और identification भी possible नहीं है, so that the answer will be C। नाउ ये देखिए ये क्वेश्चंस भी क्या है, आप इसको ये सब क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है उसको नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80,000, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? 60,000। तो रेवेन्यू डिफिसिट कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, तो 20,000 का क्या हो जाएगा? 20,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? एस ओ द बोरोइंग ऑफ द 10,000 करोड़। तो फ्रेंड्स ये सब जो है ना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आपको यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के वो एकदम क्या होना चाहिए? क्रिस्टल। अब ये बोरोइंग है, जब भी हम बोरोइंग की बात करेंगे दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ फिजिकल डिफिसिट। और शायद आपने पढ़ा भी होगा जो पहले किसी का कॉन्सेप्ट था बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट को रिमूव करके क्या लाया गया? फिजिकल डिफिसिट, और उसमें बस क्या था? बोरोइंग का जो पार्ट है दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फिजिकल डिफिसिट इसका कितना हो जाएगा? 10,000 करोड़। और उसके बाद क्या? इंटरेस्ट पेमेंट 6,000। तो प्राइमरी डिफिसिट भी कितना हो जाएगा? प्राइमरी डिफिसिट इज बेसिकली फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो 6,000 का ये कर दिया तो 4,000 करोड़ का प्राइमरी डिफिसिट हो गया। सो ऑल द थ्री आर करेक्ट, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी। Now friends, we'll go to the next question. A company has fiscal deficit of 50, it has receiving 10 crore as a non-debt creating capital as country interest liability और इतना। तो ये देखिए अब ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधे होना चाहिए ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी और नेट प्राइमरी डिफिसिट। तो ग्रॉस प्राइमरी जब भी होगा तो क्या होगा? ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट कितना है इसका? 50,000 करोड़। और ये जो आपका पॉइंट है 10,000 करोड़ रुपीस का, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ यदि ग्रॉस और नेट में होता तब ये दिस कॉन्सेप्ट विल कम इनटू द पिक्चर, लेकिन ये 10,000 करोड़ का कोई इंपॉर्टेंस यहां नहीं है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट विल बी 50,000 करोड़ माइनस 10,000 करोड़, सॉरी 10,000 1,500 करोड़। तो आपका टोटल जो है प्राइमरी डिफिसिट कितना हो जाएगा? 48,500 करोड़ का आपको क्या हो जाएगा? प्राइमरी डिफिसिट। तो यही है फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर होना। तो मान लीजिए कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, क्योंकि ये सब सबको ये सब चीजें पता होती है। क्लियर है? नाउ इसी तरह से नाउ द क्वेश्चन इज 676। अब ये 15 फाइनेंस कमीशन, तो ये फाइनेंस कमीशन तो जब तक रहेगा तब तक दीज थिंग्स विल गो। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन का सबसे की फीचर्स क्या था? जो इन्होंने क्या किया था? 41% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस शुड बी क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विद द स्टेट। और ये 14 से कैसे अलग था? 14 में बोला गया था 42, और 15 में कितना बोला गया? 41, 1% लद्दाख के लिए रखा गया अलग से। सो फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। ये क्या है? 45 पर। तो आप ये हो सकता है क्या है जो रिकमेंडेड ग्रांट इतना 48 करोड़, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली इफ यू टॉक। ये जो है
पॉसिबल नहीं है आपको डेटा याद होना चाहिए जो 45,000 करोड़ दिया या कितना दिया, लेकिन आपको ये पता हो, ये तो सबको, इट्स बेसिक दैट 41% है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड, इनकरेक्ट। तो यदि सेकंड को ही सिर्फ आपको पता हो, जो सेकंड इनकरेक्ट हो जाए, तो ए, बी और डी आपका यहां से हट गया और बच क्या गया, सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है इन यूपीएससी। इट्स आई ऑलवेज से दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नो एवरीथिंग, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, लेकिन जो 4-5 पॉइंट है उसमें से कुछ ऐसा यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है जो, चलो ठीक है 4 पॉइंट तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ये पॉइंट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी बेसिस पे आप कह सकते हो जो ये जो है इस पे आप इजीली आ सकते हो। और वैसे भी आप देखिए इसमें एक और क्लू क्या था, जो यदि फिजिकल परफॉर्मेंस को लेके टैक्स एफर्ट, और ये जो 14 फाइनेंस कमीशन से आप यदि इसको कंपैरिजन करिएगा, तो इन्होंने क्या किया गया, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2.5% का वेटेज दिया गया हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की जो बात की गई है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की जो फिजिकल फेडरलिज्म में आप लोग बात करते हैं, एक वर्टिकल हो गया, तो ये जो 41 है वो वर्टिकल हो गया, और ये जो टैक्स एफर्ट सबका जो कई सारे इसमें कंपोनेंट्स है, दिस इज द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो इस ये भी क्या है, 2.5% का नया इंट्रोडक्शन हुआ, तो इस बेसिस पे भी आप यहां तक पहुंच सकते थे। तो राइट आंसर विल बी सी। नाउ द लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है, वर्ल्ड बैंक का एक कॉम्पोनेंट है, वर्ल्ड बैंक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्या है, इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर काम करता है। गारंटी मिडिल इनकम कंट्री, ये सही है, मिडिल इनकम एज वेल एज द पुअर इनकम कंट्री, तो दिस इज द करेक्ट। एस्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप बिल्ड अप द वर्ल्ड पर, ये भी सही है। और सिंगल हैंडली, तो ये अकेले नहीं करता, दे हैव द टेक द हेल्प ऑफ मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस टू रिड्यूस द पॉवर्टी, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो सेकंड के इनकरेक्ट होने से ही क्या आ जाता है, आपका सी आंसर आ जाएगा, 1 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, इट्स नॉट लाइक दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, लेकिन कुछ बेसिक्स कुछ ही क्वेश्चंस में है वो आपको पता होना चाहिए। सो समटाइम्स, तो ये कैसे पता चले, जैसे आप कर सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है, सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स कम विद प्रैक्टिस, सो दैट इज द ओनली थिंग आई विल से। और ये आरटीजीएस और नेफ्ट ट्रांजेक्शन के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये क्या है, सेटलमेंट इंस्टेंटली होता है, बट द नेफ्ट नेशनल लेवल ये क्या हो, दिस इज द डेफर्ड पेमेंट, ये क्या है, डिफर्ड पेमेंट हो रहा है। और ये क्या है, ये आरटीजीएस रियल टाइम, कस्टमर चार्ज इनवर्ड ट्रांजेक्शंस व्हाइल दैट इज नॉट, ये तो गलत है। इनवर्ड में तो दोनों में से किसी में नहीं लगता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनवर्ड मतलब आपको कोई समवन इज सेंडिंग यू मनी, हाउ दे विल चार्ज द मनी, तो आप पे फाइन ये चार्ज लगेगा नहीं, आउटवर्ड ट्रांजेक्शंस में लगते हैं और दोनों में लगते हैं, देयर आर द डिफरेंट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू विच द चार्ज विल बी अप्लाइड। ऑपरेटिंग आवर्स पार्ट रिस्ट्रिक्टेड और सर्वाइव इट इज नॉट, नहीं, ऑपरेटिंग आवर्स क्या है, सबके लिए हो गए 24/7, लेकिन क्या है कुछ के उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, बोथ के लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहते हैं। तो आई फ्रेंड व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट सेकंड एंड द थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर विल बी ए, दैट इज द ओनली वन इज द राइट आंसर। और ये यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, बांग्लादेश में है कि नहीं है। सो ये देखते हैं यूपीएससी क्या इसका फाइनल आंसर की देता है। सो दैट्स द इस लिटिल बिट सब्जेक्टिव, जो ये जर्मनी में है कि नहीं, और ये जो इस इंडियन वेयर द इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर डब्ल्यूपीआई, ये थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली वी डोंट नो। ठीक है, और ये क्वेश्चन है जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री, तो फ्रेंड्स ऐसा मेरा मानना है, जो यूपीएससी में जो आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस है वो आपको पूरा अच्छे से पता हो। जैसे ये चीज है, ये कहां आपको मिलेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉपिक्स है वहां पे इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और टाइम के साथ हमें अपने प्रिपरेशन को न्यू डायरेक्शंस भी हमेशा देना है। तो ये देखिए जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी है, तो ये बेसिकली जो फ्रेंड्स काम करता है वो डाउन स्ट्रीम के लिए काम करता है, डाउन स्ट्रीम सेक्टर। एक आपको पता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में दो होता है, एक अपस्ट्रीम इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड द डाउन स्ट्रीम इज बेसिकली रिलेटेड टू you can say selling, marketing, all the distribution, these things are come the downstream। तो ये basically are related to downstream section। तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं, पहला एलिमिनेट हो गया, फोर्थ विल बी एलिमिनेट, तो सेकंड एंड द थर्ड, सो ओनली टू आर बी राइट आंसर, सो द राइट आंसर विल बी बी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ये कुछ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स से, तो आई विल से दैट क्वेश्चंस लेवल 1 मॉडरेट, हाँ कुछ क्वेश्चंस थे जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट एग्जैक्ट आंसर, बट इट इज फाइन दैट जो
ऑब्वियसली लेट्स सपोज 15 क्वेश्चंस थे, तो आपको क्या होना चाहिए, 7 to 8 9 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, ताकि इफ इवन इफ यू 50% इन एवरी सेक्शन यू कैन इजीली गेट थ्रू द प्रीलिम। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के लिए हमेशा मेरा सजेशन रहता है, जो आप हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को रेफर कीजिए और अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करिए। और जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी, उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। तो मैंने कई बार सबको सो मेनी टाइम्स आई हैव सजेस्टेड स्टूडेंट, जो प्रीलिम्स में या टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो यू डोंट वरी, ऑलवेज गेट थ्रू इट। और अभी आप लोग जस्ट एग्जाम से आज निकले हैं देखे, तो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप लोग इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सिलेक्शन रिजेक्शन इज द वन पार्ट, बट एटलीस्ट योर नॉलेज इज इंक्रीजिंग, and the thing is that you understand the economics of the society, that directly or indirectly in the future it will help you. Thank you friends for listening to me.